गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। सो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये लोथल में बनाया जाएगा। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है और इसके लिए रिसेंटली दो मिनिस्ट्रीज ने MOU साइन किया है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? एक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और दूसरी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। लोथल की बात करें तो एक एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और ये प्रेजेंट डे गुजरात में है। इसके अलावा मैरीटाइम म्यूजियम के लिए भारत सरकार ने पुर्तगाल के साथ भी एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत एक मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप किया जाएगा लोथल में। यहाँ पर हमने फ्यू इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। एक ये MOU जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के बीच हुआ है ताकि गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जा सके। इसके अलावा कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने पुर्तगाल के साथ एग्रीमेंट किया था ताकि लोथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप किया जा सके। पुर्तगाल की बात करें तो UN के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो पुर्तगाल से ही है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बोन। रिसेंटली वो री इलेक्टेड हुए हैं, यानी UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो री इलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज, एक है UN के सेक्रेटरी जनरल, वो है एंटोनियो गुटेरेस। दूसरे हैं UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। 75th प्रेसिडेंट हैं वो है वोल्कन बोजगिर, वो टर्की से है। 76th प्रेसिडेंट है वो होने वाले हैं अब्दुल्ला शाहिद और वो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में एक UNSC भी होती है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। इनको P5 बोलते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 ईयर के टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं। तो हर साल ये 5 के सेट में इलेक्ट होते हैं। इंडिया प्रेजेंटली UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी कि प्रेजेंटली इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्टेड है। नेक्स्ट है NHAI से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, NHAI क्या है? ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाईवेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और कई बार वहां पर करप्शन होने की वजह से एक्चुअल पोजीशन का नहीं पता चलता, यानी कि क्या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स की, इसके बारे में नहीं पता चलता। तो अभी NHAI ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हाईवेज का प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस शो करने के लिए आपको ड्रोन्स का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि एक्चुअल पोजीशन का पता लगाया जा सके कि कितनी प्रोग्रेस है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है, यानी जो ड्रोन से जो वीडियोस रिकॉर्ड की जाएंगी वो वीडियो NHAI के डेटा लेक में स्टोर की जाएंगी। ये डेटा लेक है, ये NHAI का पोर्टल है। ड्रोन से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे ताकि एक्चुअल पोजीशन का पता लगाया जा सके, यानी एक्चुअल प्रोग्रेस का पता लगाया जा सके प्रोजेक्ट्स की, और उन वीडियोस को NHAI के पोर्टल पे स्टोर किया जाएगा ताकि वो फ्यूचर में भी इस्तेमाल की जा सके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि NHAI MORTH के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। इवन दो ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। रोड्स की बात करें तो रिसेंटली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का, वो है 50% रोड एक्सीडेंट कम करना। कब तक? बाई 2024। प्रेजेंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी। मिस्टर गडकरी हैं वो MSME का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, यानी MSME मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करने के लिए और रोड पर जो ब्लैक स्पॉट हैं, यानी कि गड्ढे हैं जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट होता है, उसको कम करने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है और उस प्रोजेक्ट के तहत 14,000 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इंडियन स्टेट्स को। MOD की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रिसेंटली MOD न्यूज में थी बिकॉज ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, दैट इज OFB। ये OFB क्या है? ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये MOD के यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के
DDP के अंडर में है। DDP क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। सो ये एक सरकारी डिफेंस प्रोडक्शन रिलेटेड एंटिटी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब इसको डिसोल्व किया जाएगा, यानी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसोल्व किया जाएगा और उसकी जगह पर 7 न्यू DPSU डिफेंस PSU बनाए जाएंगे और ये 7 DPSU 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को गवर्न करेंगे। पहले ये OFB काम करता था, अब इस OFB की जगह पर इस 7 डिफेंस PSUs बनाई जाएंगी। OFB की स्थापना 1712 में हुई थी। सो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो एक ये ईयर, दूसरा हेडक्वार्टर, तीसरा मिनिस्ट्री, फोर्थ है डिपार्टमेंट और फिफ्थ पॉसिबल क्वेश्चन है कि कितने नए PSUs बनाए जाएंगे और ये कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को गवर्न करेंगे। सो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है? ताकि एक तो एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और दूसरा अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो $484 मिलियन का लोन देंगे चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ADB क्या है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यानी CKIC। ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इसने NGFS को ज्वाइन किया है। NGFS क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। रिसेंटली RBI भी NGFS का मेंबर बना है। NGFS की स्थापना पेरिस वन प्लेनेट समिट के तहत हुई थी और ये समिट 2017 में होस्ट करवाई गई थी। नाउ कमिंग बैक टू चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। एक है दिल्ली टू मुंबई, दूसरा है अमृतसर टू कोलकाता, फिर एक है बेंगलुरु टू मुंबई और एक है बेंगलुरु टू चेन्नई और ये है चेन्नई टू कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी CKIC। सो इस CKIC के लिए ADB is going to provide financial support और ये CKIC है, ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से कहां तक है? ये यहां से शुरू होकर यानी वेस्ट बंगाल से शुरू होकर तमिलनाडु तक। सो ये आप देख सकते हो डॉटेड लाइन, ये पूरा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजाग चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इंडिया का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। नेक्स्ट है ADMM प्लस मीटिंग। सो रिसेंटली आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। एक्चुअली ये आसियान प्लस देशों की मीटिंग है, तो ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है ADMM प्लस। इसमें टोटल 18 कंट्रीज और रिसेंटली इन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। इंडियन साइड से आवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? सो ये टोटल 18 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। इन 18 कंट्रीज को याद करने का प्रोसेस क्या है? 10 कंट्रीज हैं आसियान की, BPL, TV, MM, ICS या जो भी आपका निमोनिक्स हो। 10 आसियान नेशंस हैं। उनके अलावा आसियान प्लस 6 जिसको बोलते हैं। सो इस 6 में से 3 कंट्रीज हैं, वो हैं चाइना, साउथ कोरिया और जापान और बाकी की 3 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ये हो गए आसियान प्लस 6। अब इनमें से अगर इंडिया को हटा दें तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं वो RCEP का पार्ट है। RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। प्लीज नोट कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सो आपने अभी तक 2 चीजें कवर की, आसियान एंड RCEP। अब ये टोटल 16 कंट्रीज हैं। इनमें अगर हम 2 कंट्रीज और मिला लें, एक रशिया और एक USA, तो ये हो जाएंगे टोटल 18 कंट्रीज और इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसको ADMM प्लस बोलते हैं। अब सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में एक और मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ये है सांग्रीला डायलॉग। एक्चुअली ये सिंगापुर के एक होटल के नाम पर है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस डायलॉग फोरम को कौन होस्ट करवाता है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको होस्ट करवाती है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। सो चाइना ने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। अब ऑब्वियसली आपके लिए ये हर एक नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा, बट लॉजिक से भी आप देख सकते हो कि जैसे नाम है बीजिंग 3, सो ऑब्वियसली ये चाइना से रिलेटेड है। यांगवांग, तियानजिन एंड हिसइए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि
चाइना ने एस्ट्रॉइड फाइंडर यानी एस्ट्रॉइड हंटर लॉन्च किया है, कमर्शियल एस्ट्रॉइड हंटर। सो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली विच कंट्री वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ कमर्शियल एस्ट्रॉइड हंटर। सो आंसर होगा चाइना। इसके अलावा रिसेंटली चाइना न्यूज में था क्योंकि चाइना ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है जॉइंट इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के लिए। लूनर क्या है? लूनर माने मून। रशिया की बात करें तो रिसेंटली रशिया न्यूज में था ओपन स्काईज ट्रीटी के कारण। नेक्स्ट है जूनटीन्थ। सो एक्चुअल में ये है क्या और क्यों इसके बारे में इतना न्यूज है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको फ्रीडम डे या लिबरेशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है यूएसए में, या इमेंसिपेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। कब? ये है 19 जून को। अब इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 1865 में 19 जून को गॉर्डन ग्रेंगर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि टेक्सास जो कि अमेरिका का एक स्टेट है वो अब स्लेवरी से फ्री है, स्लेव सिस्टम है उससे फ्री है। सो इसी की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक लॉ साइन किया है और अब 19 जून को एक फेडरल हॉलिडे होगी, यानी कि एक पब्लिक हॉलिडे होगी। सो ये पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। इसके अलावा जून के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के तौर पर मनाया गया। इसके अलावा 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के तौर पर मनाया गया। 17 जून को डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के तौर पर भी मनाया गया और इसका थीम था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लैंड डिग्रेडेशन के स्टेटस को न्यूट्रल करने के लिए, यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस को अचीव करने के लिए इंडिया का टारगेट है 2030। सो आपको ये ईयर याद रखना है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस के लिए। इसके अलावा रिसेंटली ड्रॉट के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी और ये है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया था UNDRR ने। UNDRR क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क भी है, यह है सेंडाई फ्रेमवर्क। नाउ कमिंग बैक टू यूएसए। सो रिसेंटली यूएसए न्यूज में था JCPOA के कारण भी। JCPOA क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। सो जिस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, उस टाइम पर यह डील साइन की गई थी ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। लेकिन जब यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने अनाउंस किया कि यूएसए इस डील को नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और उसके बाद उन्होंने इस डील को क्विट कर दिया और वापस से ईरान पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। रिसेंटली ईरान इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर इलेक्शंस हुए थे और अब्राहम राइसी ईरान के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इसके अलावा रिसेंटली यूएसए न्यूज में था ओबामा केयर के कारण। एक्चुअली ये एक हेल्थ केयर स्कीम अनाउंस की गई थी जिस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा और इसका फॉर्मल नेम है अफोर्डेबल केयर एक्ट। सो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि अफोर्डेबल केयर एक्ट किस देश से रिलेटेड है। सो ये यूएसए से रिलेटेड है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से रिलेटेड पिटीशन फाइल की गई थी। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि अफोर्डेबल केयर एक्ट है वो ओबामा केयर है और ये यूएसए से रिलेटेड है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि अब ईरान में नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो ईरान न्यूक्लियर डील या JCPOA पर दोबारा से निगोशिएशंस शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है। ईरान के नए राष्ट्रपति के अलावा रिसेंटली एक और देश के राष्ट्रपति न्यूज में थे और वो है केंथ काउंडा। वो जाम्बिया के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। रिसेंटली उनका निधन हुआ है। जाम्बिया एक अफ्रीकी कंट्री है। उनके अलावा रिसेंटली मिस्टर मिल्खा सिंह का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट है हंगरी से रिलेटेड। सो हंगरी एक यूरोपीय कंट्री है और रिसेंटली इन्होंने एंटी LGBT+ लॉ पास किया है। 2022 में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और इस लॉ के खिलाफ अभी वहां पर प्रोटेस्ट है। इस लॉ का मेन पर्पस है कि उस कंटेंट को बैन करना जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करे। इसी के कंटेक्स्ट में यानी LGBT कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट भी न्यूज में था। मद्रास हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि LGBT कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, यानी कि उनको प्रॉपर बेनिफिट दिए जाएं सभी स्कीम्स के और उनका डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने
अपने आप को LGBTIQ फ्रीडम जोन डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है क्रैश कोर्स टू अपस्किल कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स। सो प्राइम मिनिस्टर ने इस क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है और इस क्रैश कोर्स के तहत 1 लाख कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी कोविड की वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी प्रेशर पड़ा है और ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो इस प्रोग्राम के तहत स्किल्ड नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार किया जाएगा ताकि हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाया जा सके। ये किस इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा? ये पीएम कौशल विकास योजना 3.0 के तहत किया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली फाइनेंशियल एलोकेशन भी अनाउंस की है। इस स्कीम के अलावा रिसेंटली एक और स्कीम न्यूज में थी, ये है बायोटेक किसान स्कीम। सो ये स्कीम है साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच कोलैबोरेशन के लिए। रिसेंटली ये स्कीम न्यूज में थी क्योंकि डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट पार्ट के लिए यानी अपने देश के जो नॉर्थ ईस्ट हिस्से हैं उनमें स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स चलाने के लिए पहल शुरू की है। यानी कि इस स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा। इसके लिए रिसेंटली डीबीटी ने अनाउंसमेंट की है। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। नेक्स्ट है एनजीटी से रिलेटेड। सो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी यानी बाय लॉ। सो ये एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत बनाई गई है। प्रेजेंट में एनजीटी के जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में। सो रिसेंटली एनजीटी न्यूज में थी क्योंकि 2 रिवर्स वरुणा और आसी जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं उनके रिजुवनेशन और रिस्टोरेशन के लिए एनजीटी ने कमेटी का गठन किया है। ये रिवर्स कहाँ है? ये वाराणसी में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो इन रिवर्स के रिस्टोरेशन के लिए एनजीटी ने एक कमेटी का गठन किया है। रिवर्स का नाम है और अस्सी एंड वरुणा। नेक्स्ट है न्यू ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल का मतलब है 3 पार्टीज। सो इंडिया ने इटली और जापान के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए एक नई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप अनाउंस की है। इसके अलावा रिसेंटली इटली एनरिका लेक्सी केस के कारण भी न्यूज में था। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। इसके अलावा इटली न्यूज में था FAO के कारण भी। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी रोम में है। रोम इटली में है। लास्ट ईयर FAO ने 75 ईयर्स पूरे किए थे और इसी के ओकेजन पर इंडिया ने कोमेमोरेटिव कॉइन भी जारी किया था। नेक्स्ट है EU NAV4। सो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि गल्फ ऑफ एडन में आयोजित करवाई गई थी और पहली बार इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एंटी पायरेसी और जॉइंट नावल कोऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी और इसमें INS त्रिकांड ने पार्टिसिपेट किया। सो क्योंकि इंडिया ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है सो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये EU NAV4 क्या है? ये है यूरोपियन यूनियन नावल फोर्स। सो ये गल्फ ऑफ एडन में कंडक्ट करवाई गई थी। गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है यमन, ये है सऊदी अरबिया, ये है एरिट्रिया, ये है इथोपिया, ये इथोपिया का टिग्रे रीजन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ये है जिबूती। गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ बारबेरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। उन्होंने प्रपोज किया है कि एक इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर सेटअप किया जाए ताकि जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। सो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ICPF यानी इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर इनिशिएटिव किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया है? सो ये IMF का एक प्रपोजल है। मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करना। ये ग्रीन ग्रोथ या कार्बन न्यूट्रल ये सब टर्म्स का सिंपलेस्ट सेंस है कि कार्बन एमिशन को कम करना ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। सो इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने भी एक गोल प्रपोज किया है और गोल क्या है कि क्लीन एनर्जी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस कब तक? 2030 तक। यानी 2030 तक क्लीन एनर्जी का असेस होगा। क्लीन एनर्जी का मतलब है जिससे कार्बन एमिशन ज्यादा ना हो। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल फॉर कोविड-19 वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म। सो रिसेंटली ये समिट आयोजित हुई थी और इसमें केरला के चीफ मिनिस्टर और केरला के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है ICMED 13485
प्लस। सो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है। किस चीज से रिलेटेड क्वालिटी, ये मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह। सो रिसेंटली मिस्टर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था 1958 में। ये वेल्स में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है नाडू नेडू। सो ये आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करना, स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना और वहां पर कंपटीशन को इम्प्रूव करना। रिसेंटली तेलंगाना सरकार ने अनाउंस किया है कि वो आंध्र प्रदेश की ये स्कीम अडॉप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है पीएमसी बैंक एंड सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज। सो रिसेंटली आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका कंसोर्टियम अब पीएमसी बैंक को टेक ओवर करेगा। पीएमसी का फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है एल्डर लाइन। सो ये एल्डरली पीपल के लिए एक इनिशिएटिव है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसमें बुजुर्ग लोगों को मेडिकल, इमोशनल, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज दी जाएंगी। नेक्स्ट है कार्ड टोकनाइजेशन फीचर। सो रिसेंटली गूगल पे ने इस फीचर के लिए वीजा के साथ कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट है स्मार्ट एनफोर्समेंट एप्लीकेशन। सो ये लॉजिस्टिक से रिलेटेड। लॉजिस्टिक का मतलब है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। सो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इससे ट्रक्स के थ्रू जो सामान पहुंचाया जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है यानी डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर ट्रक को चेक किया जाता है और उसके बाद उसी के कारण डिले होता है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कम किया जा सके और ट्रकों को फिजिकली चेक करने की जरूरत ना पड़े। एंड लास्ट न्यूज है टीवी चैनल सेलेक्टर। सो ये TRAI की एक एप्लीकेशन है। एक्चुअली उन्होंने एप्लीकेशन और वेब पोर्टल दोनों लॉन्च किए हैं। TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है और इन्होंने टीवी चैनल सेलेक्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के तहत ये चेक कर सकते हो कि प्रेजेंट में आपके कितने टीवी चैनल सब्सक्राइब्ड हैं, आप उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। सो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये किन्होंने लॉन्च किया है। सो ये TRAI का इनिशिएटिव है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।